हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 में बेटा हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक बचा था और वो था प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी पिंड को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, एक वक्राकार पथ पर गति करते हुए चलता है। तब उस पिंड की जो गति होती है उसे हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं तथा उसके उस पथ को हम लोग प्रक्षेप का पथ कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ और परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया जिसमें हमने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के बारे में बताया। ठीक, इसमें जब आप कण को इस पॉइंट यानी मूल बिंदु O से प्रक्षेपित करते हो यानी फेंकते हो तो उस कण को एक चाल देते हो और वो चाल होती है u। और उसकी चाल ये जो u है ये जिस बिंदु से आपने इसे फेंका उसी बिंदु पर दो घटकों में वियोजित हो जाती है, क्योंकि ये कण को दो दिशाओं में लेके चलने लगती है। पहला जो होता है वो क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज अक्ष में जो होगा वेग का घटक वो होगा u अक्ष, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो घटक होगा वो होगा u y, जिसके कारण ये कण क्या करता है, x अक्ष पर भी गति कर रहा होता है और ये y अक्ष में भी गति कर रहा होता है। जब ये y अक्ष में गति करता है तो एक पॉइंट पर पहुंचकर इसका जो विस्थापन होता है, हाइट जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो शून्य हो जाता है, परंतु क्षैतिज घटक लगातार कार्यरत रहता है, जिसके कारण ये अगले यानी उस अधिकतम महत्तम ऊंचाई के बिंदु से आगे बढ़ते समय ये लगातार नीचे आने लगता है और उस समय पर जो इसका घटक है ऊर्ध्वाधर वो कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर, जबकि क्षैतिज घटक अपनी ही दिशा में कार्यरत रहता है। तो इस क्षण मान लेते हैं कि कण जब इस पॉइंट P तक आया था तो P तक आने में जितना भी समय लेगा उतना ही समय P से इस प्रक्षेपित बिंदु तक पहुंचने में लेगा। यानी अगर कण अपनी पूरी इस पूरे चक्कर को, इस पूरे क्रम को पार करता है तो पार करने में वो जो समय लेता है वो दो टुकड़ों में लेता है। पहला मूल बिंदु से अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में और दूसरा अधिकतम बिंदु से नीचे प्रक्षेपित बिंदु तक पहुंचने में। इन दोनों बिंदुओं तक पहुंचने में जो भी समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल। तो सबसे पहली जो परिभाषा आ रही है वो आ रही है उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाइट टाइम। क्या बोलते हैं? फ्लाइट टाइम, यानी उड़ने का समय। कितनी देर तक ये हवा में रहा, कितनी देर तक इसने उड़ान भरी, कितनी देर तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय लगाया। तो जब भी ये उड्डयन काल की बात करेगा तो उड्डयन काल में हम ये बात करेंगे कि जब ये हवा में जितनी देर रहा है उतनी बात करेंगे। तो इसको हवा में रखने के लिए कौन सा घटक काम कर रहा है, u y। कौन सा घटक काम कर रहा है, u y। तो यहाँ पर हमारे पास वेग के दो घटक हैं, पहला है u x जिसे कहेंगे u cos थीटा और दूसरा है u y जिसे कहेंगे u sin थीटा। ये काम करेगा इसको क्षैतिज दिशा में ले जाने का और ये काम करेगा इसको ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने का। ठीक है, तो जब बात करें तो उड्डयन काल की, तो इसमें जो कण है वो लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और गति कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये जो कण है वो मूल बिंदु से गति करना आरंभ करता है, जहां पर उसका जो वेग का घटक काम कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है, u y, जिसके कारण ये किसी उच्चतम बिंदु P तक आ जाता है। ठीक है, यानी महत्तम ऊंचाई P तक आ जाता है। तो मान लेते हैं जब महत्तम ऊंचाई P तक आता है तो कितना समय लेता है, स्मॉल t। और इस समय जब जितना भी समय ले रहा है इस समय तक उसकी जो महत्तम ऊंचाई है वो हमको मिल रही है, कितनी है, स्मॉल p। ठीक है, हाँ, तो देखो अब क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर अगर ये इस u y का जो मान है वो शून्य हो गया है, यानी अंतिम वेग शून्य हो गया है, तब कण को लिखेंगे, कण को बिंदु P तक पहुंचने में स्मॉल t समय
लगता है। इस दशा में देखो प्रारंभिक वेग u y रहेगा जिसे हम लोग u sin थीटा कहेंगे। अंतिम वेग बता रहा है क्या हो रहा है, शून्य गुरुत्वीय त्वरण की अधीन गति हो रही है यानी -g, और समय क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्थात बात करेंगे गति के समीकरण नंबर फर्स्ट से क्या होता है, वैसे तो होता है v बराबर u प्लस जी टी, लेकिन यहाँ पर लगेंगे v बराबर u y माइनस जी टी। ठीक है, तो v का मान हमें क्या बता रहा है, पहले से ही कह रहा है 0 है, तो ये आ गया 0 बराबर u y माइनस जी टी, यानी जी टी बराबर आ जाएगा u साइन थीटा, यानी t बराबर आ गया u साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया g। तो ये देखो इस कण का इस 0 से p तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, अब इतना ही समय वो P से इस पॉइंट O तक पहुंचने में लेगा। ठीक, यानी O से P तक पहुंचने में, यानी इसको ले लिया x तक पहुंचने में लेगा। तो उड्डयन काल के लिए आप देख रहे हो कि 0 से P और P से x तक पहुंचने में जितना भी समय लग रहा है ये पूरा समय क्या होगा, उड्डयन काल। तो लिखेंगे अतः पिंड का उड्डयन काल, अतः पिंड का उड्डयन काल। तब जब हम पिंड का उड्डयन काल लिखेंगे तो ये होगा कैपिटल T इक्वल टू इंटू स्मॉल t, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया g। पहला फॉर्मूला हमने निकाल लिया कैपिटल T के लिए, यहाँ लिखते थे कैपिटल T बराबर होगा 2u साइन थीटा अपॉन g। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यानी अगर आपको ये बता दिया जाए कि कोई कण प्रक्षेप गति कर रहा है और प्रक्षेप गति करने के दौरान आपको उसका वेग दे दिया जाता है और पूछा जाता है बताइए कितनी देर तक हवा में रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन g टाइम तक वो क्या है, हवा में रहेगा। ठीक है, इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी ज्ञात कर लिया उड्डयन काल। अगली बात करते हैं जिसमें हम लोग निकालते हैं कि ये कितनी ऊंचाई तक गया होगा, यानी हाइट। ठीक है, यानी प्रक्षेप के पथ में गति करते हुए पिंड की ऊंचाई। ठीक है, जिसे हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई क्या होगी कि प्रक्षेपित पिंड, जब आप किसी पिंड को फेंकते हैं तो वो क्षैतिज से कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है, वो उस वेग पर निर्भर करेगा जिस वेग से आपने इसे फेंका है। साथ में उस एंगल पे भी निर्भर करेगा जिस एंगल से आपने इसे प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो इस दशा में आपको क्या निकालनी है, ऊंचाई यानी हाइट। फिर से वही बात है कि आपने जब पिंड को प्रक्षेपित किया है तो प्रक्षेपण के दौरान उसको जो प्रारंभिक वेग दिया था वो दिया था u, लेकिन इसमें घटक कौन सा काम कर रहा है, ऊर्ध्व घटक, तो ये काम करेगा u y अर्थात u साइन थीटा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण की अधीन गति हो रही है यानी माइनस का g। ठीक है, अंतिम में क्या कह रहा है, शून्य है, और क्या ज्ञात करना है, हाइट। तो पुनः बात करेंगे गति के समीकरण नंबर 3 से, तो क्या लिखेंगे, गति के समीकरण नंबर 3 से क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh, और v स्क्वायर हम लिख सकते हैं vy का स्क्वायर। फिर से आपको पता है ये तो 0 है, इक्वल क्या आ गया, uy का स्क्वायर माइनस 2gh, यानी h इक्वल या 2gh इक्वल आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी स्मॉल h इक्वल टू आपने निकाल लिया, स्मॉल h इज इक्वल टू आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 2g। ठीक है, ये है आपकी ऊंचाई प्राप्त करने का सूत्र। अब एक छोटी सी बात बता दें, यहाँ पर ध्यान से कहता है प्रारंभिक वेग और g अगर कांस्टेंट है, यानी जिस वेग से आप फेंक रहे हो वो वेग कांस्टेंट है, तो भी आप क्या इसे अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकते हैं, बिल्कुल फेंक सकते हैं अगर इसका एंगल चेंज किया। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए, यानी अधिकतम
ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, एच मैक्स। अधिकतम ऊंचाई क्या लिखेंगे, एच मैक्स। तो एच मैक्स के लिए थीटा बराबर क्या ले लेंगे, थीटा मैक्स यानी 90 डिग्री। तब यहाँ पर एच जो है वो एच मैक्स में बदलेगा और आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 2g। यानी आप लिख सकते हैं एच मैक्स बराबर कितना आएगा, यू स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में 2g। यानी एच मैक्स का जो मान है वो आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी हाइट का जो अधिकतम मान है वो आपने प्राप्त कर लिया, कितना है 2g। यानी h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, या एच मैक्स बराबर यहीं पर लिख लो यू स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 2g। बात समझ में आ गई कि नहीं है। अर्थात आपसे अगर पूछा जाएगा कि अधिकतम ऊंचाई कब प्राप्त करेगा तो यू स्क्वायर अपॉन 2g जब होगा, या कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g ऊंचाई प्राप्त करेगा जब आपको यू वेग दे दिया जाएगा। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लास्ट बात इसमें और पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं परास। परास यानी रेंज। अगर आप यहाँ से किसी पिंड को फेंक रहे हैं तो ये कितनी दूरी पर गिरता है ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो भाई, जब ये कितनी दूरी पे गिरता है तो इसमें तो काम कौन सा करेगा, इसका क्षैतिज घटक। कौन सा घटक काम करेगा, क्षैतिज घटक। अर्थात आपको ज्ञात करना है क्षैतिज विस्थापन। तो नंबर 3 जो है उसे बोलेंगे परास, यानी इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपको लिख दिया गया है यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और कुल कितना समय लग रहा है 2 इंटू स्मॉल टी, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन में जी लग रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्षैतिज विस्थापन बराबर क्या होगा, क्षैतिज वेग इंटू उड्डयन। ठीक, क्षैतिज विस्थापन हमने मान लिया r है, क्षैतिज वेग x है और उड्डयन काल क्या है t है। यानी r बराबर आ गया u cos थीटा इंटू में क्या आएगा 2u साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया g। थोड़ा व्यवस्थित कर लें तो r इक्वल आ जाएगा u स्क्वायर इंटू में 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया g, जिसे आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। यानी r इक्वल आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू में साइन 2 थीटा। ये आ गई इसकी परास। अब पूछा जाएगा इस परास का भी अधिकतम मान हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। थीटा 2 थीटा अधिकतम करना पड़ेगा, क्या अधिकतम करना पड़ेगा 2 थीटा। तो लिखेंगे आर मैक्स के लिए 2 थीटा इक्वल 90, यानी थीटा इक्वल क्या रखेंगे 45 डिग्री। अगर आप थीटा इक्वल टू 45 रख देते हैं तो ये क्या बन गया आर मैक्स। अर्थात आर मैक्स बराबर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब आर मैक्स बराबर हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात पढ़ लो फटाफट। ठीक है, आर मैक्स व एच मैक्स में संबंध, आर मैक्स व एच मैक्स में संबंध। हमें पता है वी नो दैट कि एच मैक्स बराबर क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, जिसे आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी। यानी एच मैक्स बराबर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर मैक्स, लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप लिख लेंगे आर मैक्स बराबर 2 इंटू एच मैक्स, यानी जो भी क्षैतिज विस्थापन होता है, ठीक है, वो क्या होता है महत्तम हाइट का 2 गुना होता है। यानी 10 मीटर गई तो विस्थापन कितना होगा 20 मीटर। ठीक, समझ में आ गई। ये चैप्टर खत्म हो गया है। अच्छे से तैयारी करो, पढ़ाई करो।
मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर, ठीक है।